Okay, so these are global aspects. Let us, I'm just creating a scenario, not saying कि exactly ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहे, लेकिन ये इसका important part है कि अगर ऐसा हुआ, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ, टैरिफ बढ़ना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, कार्टेलिज्म हुआ, सब कुछ हुआ, इनफैक्ट लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ, जो भी कुछ हो रहा है बाहर, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है। नाउ दिस these factors lead to an inflationary situation which you as a country is importing. You are getting the impact of inflation which is happening globally, which is not in your control. क्या आप टैरिफ की केस में कुछ कर सकते हैं, ऑयल के केस में कुछ कर सकते हैं? फिलहाल नहीं कर सकते। तो यानी ये एक तरीके का बाहर से आया हुआ इन्फ्लेशन है, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, स्टूडेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इन्फ्लेशन, क्योंकि इसी के अराउंड सेंटिमेंटल चीजें चलेंगी। आप सून यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, व्हाट इन्फ्लेशन, not only inflation but the measures to control inflation पर इन्वेस्टर्स की दुनिया भर में नजर रहती है। कदम क्या उठाए जा रहे हैं बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स के द्वारा उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, उस पे नजर हम लोग रखते हैं एज इन्वेस्टर। इसलिए अब मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। इन्फ्लेशन को दो तरीके से देखते हैं इंडिया में, वन इज कॉल्ड एज WPI एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो किसी भी आर्टिकल में अगर आपको ये चीज दिखती है कि WPI बढ़ गया, CPI बढ़ गया, इसका क्लियर मतलब ये है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई आई कहाँ से, ये निर्मला सीतारमन पे छोड़ दीजिए, वो देखेंगी इसको कि क्या ये विदेशी महंगाई महंगाई है या इस वजह से आई है कि आपके फार्मर्स का प्रोड्यूस नहीं हो पाया। दिस इज फॉर देम टू डिसाइड, राइट, एंड डी कोड। बिकॉज अगर ये महंगाई के लिए रिस्पॉन्सिबल पुअर क्रॉप्स है इंडिया में, तो उससे रिलेटेड फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बननी चाहिए। बट इस महंगाई में अगर 80-85% कॉन्ट्रीब्यूशन टैरिफ ऑयल प्राइसेस का है, तो आप वो मेजर्स लेके भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो व्हेन द गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर और these agencies they work on the basis of data that comes in to solve certain things. Okay, now let us say there is a situation of inflation. Now inflation could lead to what? महंगाई बढ़ने से क्या होता है? ये होता है, और अल्टीमेटली ये जो तीर एंड में जाके रुकता है वो कहाँ रुक रहा है? फिस्कल डेफिसिट तक। तो इस स्टोरी को जरा समझिए और इस लिंकेजेस को आपको समझना बहुत जरूरी है एज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ने से इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो जाता है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, हम यहां बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, इसकी बात करें, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ब्याज दर जिसको कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा लगता है आपको अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए? आपको खुशी होती है, या जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब खुश होते हैं आप? क्रेडिट जब कार्ड का इंटरेस्ट अगर कम इंटरेस्ट होता रेट है। 1% जब हो कम जाए होता है हम तब खुश होते हैं। तो खुश होते हो ना, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो ये तो इंडिविजुअल की बात है। सोचिए, मैक्सिमम बिजनेस इज डन बाय बोरोड कैपिटल। दिस इज, एंड please understand, as I say, that something that impacts India impacts markets, and within markets also something that is beneficial for the corporate sector is beneficial to me. ध्यान रखना है, कभी भी फार्मर्स का बेनिफिट मेरा बेनिफिट नहीं है। आपको ये बुरी लग सकती है बात, लेकिन इस तरह से सोचना है। वही कहती हूँ मैं, अपने माइंड को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट करती है कोई भी पॉलिसी या कोई भी मेजर, दैट हैव हेल्प्स मी। क्योंकि अगर ये कंपनीज अमीर होंगी तब ये ग्रो करेंगी और इनके अंदर लोग पैसा लगाएंगे और मार्केट ग्रो करेगा, और इस वजह से मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो ग्रो करेगा। ना कि लिमिटेड कैपिटल अगर फार्मर्स की जेब में जाएगी
यानी क्योंकि स्केर्सिटी है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, या तो फार्मर को दे सकते हो या कॉर्पोरेट को दे सकते हो। तो समटाइम्स certain things, excessive measures that are taken by the government which are pro farmer may not be liked by us as investors। ठीक है, क्योंकि अगर 100 ही रुपया है, 80 रुपया अगर आपने फार्मर को दे दिया तो कॉर्पोरेट के पास कितना आया, 20 रुपया। समझ में आई बात? तो अब जब बजट को देखोगे आगे, तो लोग कहते हैं कि क्या ये प्रो बजट, प्रो फार्मर बजट है, या कम्युनिस्ट का बजट है, या कॉर्पोरेट का बजट है। ये इसलिए कहा जाता है कि होगा क्या, 100 ही रुपए हैं, ठीक है, खर्च कहाँ करेगी सरकार, तो जहां ज्यादा खर्च करेगी उसको पकड़ के मार्केट रिएक्ट करता है, कभी भी पसंद नहीं करेगा। अगर मार्केट, अगर गवर्नमेंट अनाउंसेस बिग अनाउंसमेंट्स फॉर the farmers, they will love it if there are tax cuts on corporate taxes, if there are subsidies which are given to SMEs and MSMEs, right? There are tax holidays which are given, packages which are coming for corporate sector, ये इस पर market rejoice करता है। Now coming back to my topic from where I started, sorry I got into some other zone, come to interest। इंटरेस्ट रेट कैसे तय होता होगा ये सोचना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि हुआ क्या। जैसे किसी भी इंटरेस्ट रेट कहां से आता है, लार्जली द सेंट्रल बैंक, द बैंक्स। बैंक एज अ अगर एंटिटी हम देखें कि बैंक क्या है, बैंक आज के दौर में तो सब कुछ है, बैंक तो सब कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी फंक्शन और सर्विसेज दे रहा है जो एक्चुअली बैंक की मूल सर्विसेज से अलग है। बैंक इनिशियली किस लिए थे, लेंडिंग एंड बोरोइंग, दैट्स इट। बट नाउ बैंक्स हैव बिकम सुपर स्पेशलाइज्ड, अंडरराइटिंग भी कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आईपीओ के मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो बैंक्स आर डूइंग एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी, सो दे आर एक्सपेंडिंग देयर सर्विसेज, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इस तरीके का कॉम्पिटिशन हो गया, लेकिन मेन कोर क्या है बैंक का, वही है आज भी। वो क्या, डिपॉजिट्स, ठीक है, लोगों ने पैसा लगा रखा उनके पास, और लेंडिंग। जो डिपॉजिट्स आते हैं बैंक के पास, डिपॉजिट्स, उस पर बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट पे करेगा बैंक। वेयरएज जो लोग लोन लेने आते हैं, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स, उनसे क्या लेता है बैंक, इंटरेस्ट रिसीव करता है। ठीक है, बैंक का को हम कैसे देखते हैं कि भाई बैंक इज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इफ द बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी stays strong। टेल मी, how will a bank stay strong when interest paid is more than received or otherwise? When, in what condition will the banks be profitable or strong? When interest Second received one. is more than paid. When interest received is Is more more than than paid. More than interest interest paid. paid। यही फॉर्मूला है ना? पेड की स्पेलिंग देखिए क्या लिखी है, पेड। ठीक है। तो बैंक के पास, बैंक अपनी जेब से तो पे नहीं करता, सबसे पहले आते हैं बैंक के पास डिपॉजिट्स। आप अपना खाता खोलते हैं, करंट सेविंग अकाउंट करते हैं, लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं। अक्लमंद आदमी बैंक में जब पैसे जमा करता है, किस लिए जमा करने गया है, क्योंकि ही वांट्स इंटरेस्ट इन रिटर्न। बैंक अगर कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं, चलो 7%, नाउ शुड आई एज अ डिपॉजिटर बी हैप्पी और सैड अबाउट 7%? क्या 7% अच्छा इंटरेस्ट है या बुरा इंटरेस्ट है? क्या ये मुझे खुश करेगा, या मुझे मुझे मतलब पुश करेगा कि मैं अपने पैसे जो मेरे ड्रॉर में रखे थे उसको बैंक में जमा करूं? Why will I part with my money if I'm getting an interest rate of 7%? How do I decide whether should I invest or put some money into the bank? वो फैसला मैं कैसे लूंगी, कॉमन मैन कैसे लेगा? ये तभी लगेगा ना, कहेगा कि जब 7% अच्छा है। 7% अच्छा तब होगा बच्चों, अगर 7% गुड इनफ है उस टाइम के करंट इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए। अगर इंडिया में उस समय 9% का तो महंगाई है और बैंक में पैसे रखने पे मिलते हैं 7%, nobody will come and deposit a single penny into the bank. That means banks have to
cover the amount of inflation that is existing in the economy to get any deposits to get their business started. So if there is a 9% inflation in the economy, बैंक को उस पे 2-3% ऊपर बढ़ाकर देना पड़ेगा. जस्ट एन एग्जाम्पल, 11%. अगर यही इन्फ्लेशन 19% हो जाए तो बैंक के लिए चलना कितना मुश्किल हो जाएगा. बैंक को देना पड़ेगा 21% and so on to get those deposits. Forget about the lending business. Now, as we said that interest received should always be more than interest paid. तो दूसरा क्या होना चाहिए. मान लीजिए 21% तो आपको इंटरेस्ट पे करना है और बैंक को प्रॉफिटेबल भी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा. कम से कम 22% या 25% आपको क्या देना पड़ेगा. आप लेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स दैट इज गिवन. The difference between the interest received and interest paid is called as spread. इसको प्रॉफिट नहीं कहते, स्प्रेड कहते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड. Spread should always be positive for the banks to survive. Now let's take a realistic situation wherein the inflation rate, for example, is 5%. Right? So banks can, let's say, give 7%, nobody would be unhappy. 7% पे उसने 2% और जोड़ दिया तो मान लीजिए ये हो गया आपका 7%, 9%. स्प्रेड आपकी कितनी हुई. आप जिंदा रहे, लोगों की भलाई करने के लिए पहले आप तो खुद तो सरवाइव किए, तो आपकी आ गई पॉजिटिव स्प्रेड ऑफ 2%. राइट. सो देयर इज अ व्हाट इज द रिलेशन. तो ये हुआ क्यों. ये क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था. ये करना बैंक के लिए मजबूरी है, ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये भी बैंक के लिए मजबूरी है. तो कहां से शुरू होता है, यहां से. अगर यही बिगड़ा हुआ है और यही 15% हो गया तो 17% से शुरू होके आपको लेंडिंग क्लाइमेट के लिए 19% पर लोन मिलेगा. कौन लेगा 19% पे लोन. जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, नो क्यों. अच्छा चलिए मैं कहती हूँ 19% पे आ गया कोई, 19% पे किसी ने लोन लिया. अब एज एन इंडिविजुअल सोचिए, एज अ कंपनी सोचिए, जब आप 19% पे लोन लेंगे तो कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा आपको, कम से कम 20%. वहीं आप 4% पे लोन लेते हैं तो सरवाइव करने के लिए 5% रिटर्न कमाकर भी आप उस इंटरेस्ट को भी पे कर पाएंगे और 1% का प्रॉफिट भी कमा पाएंगे. इसीलिए बिजनेस के क्लाइमेट को एनकरेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स का कम होना जरूरी है, क्योंकि इतना रिटर्न कमाना अदानी और अंबानी और टाटाज इन्हीं के बस की है. एसएमई, स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर इंटरेस्ट रेट इतने तेजी से हुए. सो इफ वी वांट टू सी इंटरेस्ट एज अ फंक्शन व्हिच benefits the economy, it has to be what it has to be rightly conducive to the business. And please understand, anything that is pro business is pro stock markets and is pro investments. So that is the connection. So can we finally conclude, increase in inflation leads to increase in interest rates for deposits, and in order to maintain a spread, lending rates will also increase accordingly. Increasing lending rates is non-conducive to the business climate. अगर business climate आपका non-conducive है तो उससे क्या होगा, नया तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई हिम्मत करेगा नहीं. Right? Businesses will slow down. Businesses, when they slow down, what happens then? Outcome क्या है, जिसने कमाया नहीं वो टैक्स क्या देगा, है ना. So lower tax collection will go into the pocket of the government. सरकार के पास लोअर टैक्स कलेक्शन जाएगा. ये एक कनेक्शन है. राइट. लेकिन आरबीआई ऐसा होने नहीं देगा, इन्फ्लेशन को इस तरीके से जाने नहीं देगा. आरबीआई के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने मेजर्स हैं कि वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे. नहीं तो ये तो सिर्फ डूम्स डे की तैयारी है कि यहाँ ये शुरू हुआ, ये ट्रंप ने हरकत की, यहाँ पे इन्होंने कार्टल करा, यहाँ रुपया टूट गया, यहाँ इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले गए, लोअर टैक्स कलेक्शन हुआ, और अभी मैं फिस्कल डेफिसिट पे आ रही हूँ, तो इंडिया की कहानी एंड. यानी इस डूम्स डे को रोक कौन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर्स किए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाय आरबीआई. इसलिए आपको कहाँ नजर रखनी है जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, व्हाट इज आरबीआई डूइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंटेन इन्फ्लेशन, मेंटेन इन्फ्लेशन. It may not be possible all the time to reduce inflation under a desired level.
राइट। सारी चीजें एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कहाँ नजर रखनी है कि आरबीआई क्या कर रहा है। अगर आपको लगता है आरबीआई इज टेकिंग राइट मेजर्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो मार्केट रिजॉइस करेगा। इंटरेस्ट रेट्स अगर यूएस मार्केट में पॉवल जो वहां के वो हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर हैं, ऐसे वो अगर आके इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स उसमें रिजॉइस करते हैं, स्टॉक मार्केट्स। और अगर वो इन्फ्लेशन वो अपने मार्केट्स उसको इंक्रीज करते हैं तो सारी दुनिया उदास होती है, दुखी होती है मार्केट्स को लेकर। तो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन सिंगल, हम कहेंगे ना कि इतनी चीजों में से क्या है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे नजर रखनी चाहिए, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे जो चीजें की गई हैं वो ठीक कर दी गई हैं, इस वजह से ये कम हुआ, अपने आप नहीं होता ये। ठीक है। तो इट यू नो इट काइंड ऑफ वैलिडेट्स दैट the banks or the RBI governor is doing his job fine because he has been in a position to decrease the interest rates to a level, and hence it is a positive thing for the business climate. Okay, I hope this has been understood clearly, these interconnections. So quickly I'll sum up. टैरिफ बढ़ते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, डिवैल्यूएशन होता है, बुरी खबर है। बाहर से आया इन्फ्लेशन, बुरी खबर है। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो मजबूरन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कम होता है, बिजनेस स्लो डाउन होते हैं, लोअर टैक्स का कलेक्शन होना, ये सारी बुरी खबरें हैं देश के लिए। जो चीज देश के लिए खराब है और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खराब है, वो मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं होती। If you have any questions so far, you can just put it up. Otherwise, I'll pick up this thing which is very important, which is fiscal deficit. ये fiscal deficit पे तीर जाके रुक रहा है, ये क्या है? Any सवाल? Any question? Have you understood so far? Yes, ma'am. जिसको नहीं समझ आया एक बार रिकॉर्डिंग देखना, इसीलिए अच्छा है ये सेशन रिकॉर्ड ही हो रहा है, क्योंकि जो बात बताई जाती है वो थोड़ा मिस हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ आपसे फिस्कल डेफिसिट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप मुझे बताइए, आपने कभी सुना है फिस्कल डेफिसिट? Have you heard about what fiscal deficit is all about? Anyone? Have you heard this? Yes, ma'am. Please tell me what is that? Oh, क्लैरिटी के साथ मतलब नहीं बता पाएंगे, बट वो हाँ, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस जो इनकम आते हैं टैक्स रेवेन्यू से, और उसमें जो एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं इनकम से, तो उसको फिस्कल फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। सरकार के expenditures are more than the incomes, then it is called as a हम्म। fiscal deficit. Okay, clear. चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और तरीके से भी। देखिए, गवर्नमेंट, सरकार मजबूत होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि बैंक मजबूत कब होगा, जब पॉजिटिव स्प्रेड होगा। ठीक है, बैंक को कहते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का बैकबोन तब बनेगा जब वो मजबूत होगा। इसी तरीके से द कंट्री इज इन गुड हैंड्स इज शोन बाय मल्टीपल इंडिकेटर्स, एंड वन ऑफ देम इज कि ये अपने काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छे बुरे तो बाद की बात है, तो सही से आप काम, आपके ऑपरेशंस ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर आपका एक्सपेंडिचर, खर्चे जो हैं सरकार के, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, हाँ, तो इसको कहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं मैम, डेफिसिट। खर्चा ज्यादा है पिछले एक क्वार्टर में, इनकम कम है पिछले एक क्वार्टर में, सरकार डेफिसिट में होगी। उल्टा कब हुआ? इनकम ज्यादा है पिछले क्वार्टर में, एक्सपेंडिचर कम है, तो आ गया, उसको बोलेंगे सरप्लस। ठीक है। अच्छा, डेफिसिट होना अच्छा है कि बुरा? गुड और बैड? बुरा तो है। बैड? मैम बैड। चलो, सो डेफिसिट को आपने कह दिया बैड। सो सरप्लस क्या है फिर? गुड और बैड? अच्छा है मैम, इकोनॉमी और गवर्नमेंट के लिए भी। गुड है। तो हम्म। डेफिसिट अगर है तो बैड है, सरप्लस अगर है तो गुड है, ऐसा कह सकते हैं?
Anything bad for the economy is bad for the market. Anything good for the economy is good for the market. आज तक कभी सुना सरप्लस? नहीं, अभी तक नहीं आई है। तो इसका मतलब सारी सरकारें बेकार ही थी, तो बुरा ही हो रहा है फिर। तो फिर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मतलब फिर क्या क्या हो गया? ये तो बहुत झोल हो गया, ये तो समझ की बात ही नहीं है, फिर तो गलत हो गया। फिस्कल डेफिसिट, ये आप ढूंढ लीजिए आर्टिकल्स में, कभी नहीं सुनते हैं हम द गवर्नमेंट इज इन फिस्कल सरप्लस। वो इसलिए, दिस इज नॉट एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। इमेजिन इफ दिस इज द केस, व्हेन विल अ गवर्नमेंट बी इन अ फिस्कल सरप्लस? सरप्लस में कब होगी? जब उसकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। इनकम कहां से आती है? टैक्स मेजरली। सरकार ने जीएसटी, वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, टोल टैक्स, सब कुछ लगा लगा के इनकम तो बढ़ाई पिछले क्वार्टर में, लेकिन इसको नहीं पता है कि कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए। खर्चे नहीं है, तो अगर आपने टैक्स तो कर दिया इकोनॉमी को लेकिन खर्चा नहीं किया, तब उस परिस्थिति में आप सरप्लस में आएंगे। अब बताइए, क्या ये एक अच्छा सिग्नल है कि बुरा सिग्नल है? मैम खर्चे नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी कंट्री की। लाइक ये नहीं होंगे तो क्या इनकम का ज्यादा होना और एक्सपेंडिचर का कम होना एक गुड सिग्नल है? द आंसर टू दिस इज नो। इट रियली मीन्स दैट दिस गवर्नमेंट इज ओनली टैक्सिंग एंड नॉट गिविंग इट बैक टू द इकोनॉमी। प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ शब्द डेफिसिट एंड सरप्लस। मैंने कहीं लिखा प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस लिखा नहीं। अगर ये एक कोई कॉर्पोरेट एंटिटी होती तो मैं क्या लिखती? इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट्स एंड अदरवाइज इट इज लॉस। क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी इज इनटू द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट इज नॉट इन अ बिजनेस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू generate those sources of revenue which goes back to the economy, and that signals that this government has a strong machinery of giving it back. अदरवाइज ये लगेगा इनको सिर्फ टैक्स लेना आता है, इनको आता ही नहीं है काम करना, या इनकी नियत ही नहीं है, इनको तरीका ही नहीं है, इनके पास लोग ही नहीं है, इनके पास विजन ही नहीं है। So no investor, no citizen is going to appreciate if you are only taxed, but you don't see roads and highways and NH8s and everything coming up. जब हम NH8 वगैरह पे जाते हैं तो हमको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि अच्छा हमसे टैक्स लिया गया, लेकिन चलो ये सड़कें दिखाई दे रही। आप वो स्थिति देखिए कि आपको टैक्स तो अभी भी बहुत लिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सब चीजें देख के हम थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सरप्लस विल नेवर बी अ सिचुएशन, deficit will always be a situation, but the question for India and as an investor should be how much deficit is good and how much is a sense of alarm. कितना डेफिसिट सही है और कितना डेफिसिट गलत है, वहां हम मार्केट में रिएक्ट करेंगे। तो अपनी ही हिस्ट्री के हिसाब से सही और गलत होता है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि इतना डेफिसिट अच्छा होता है और इतना डेफिसिट गंदा होता है। यूएस के लिए कोई और नंबर होगा, चाइना के लिए अलग नंबर होगा, इंडिया के लिए अलग नंबर होगा। तो इंडिया के लिए अगर आपके पास 2 से 3% का फिस्कल डेफिसिट है, तब आप कहते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर इज शानदार। This minister is wonderful that she has been in a position to contain this under 2 to 3%, which is an acceptable limit. ये acceptable है, acceptable। इसको बाजार भी एक्सेप्ट करता है, सरकार भी एक्सेप्ट करती है और दुनिया भी एक्सेप्ट करती है कि 2 से 3% तक का डेफिसिट चलेगा। लेकिन जैसे ही ये 3 से 4% होने लग जाए, 5% हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये 10% हो गया, इसका क्या मतलब है कि इनकम तो हो रही है कम और एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ज्यादा। और कितने? 10%। ये गैप इतना बढ़ गया है, राइट? सोर्सेज ऑफ इनकम कम क्यों हो रही? क्योंकि कॉर्पोरेट आपका बैठ गया है। आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को रन करने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से, राइट, क्योंकि आप बाकी चीजें सही नहीं कर पा रहे, हेंस इट इज रिफ्लेक्टिंग इनटू लेस टैक्स कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड हेंस यू आर नॉट गेटिंग इनकम्स and your expenditures are relatively higher than income. It's not that you are doing some, bhalai for the
द इकोनॉमी, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ आपके एक्सपेंडिचर विदाउट चॉइस वाले हैं। सिर्फ देश को रन करने के लिए भी तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। आपको आर्म्ड पर्सनल को देना है, आपको पेंशनर्स को देना है, आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए देना है, रोड के लिए देना है, हॉस्पिटल्स के लिए देना है। ठीक है, ये दुनिया भर का आपको देना है। ट्रम्प ने हरकत कर दी तो उनको भी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का देना है। तो कुछ चीजें तो डिस्क्रिशनरी है ही नहीं, तो देश को चला, जैसे आप घर का भी बजट बनाते हो, ठीक है, कुछ पैसा तो आपको चाहिए कि घर चलाने के लिए इतना चाहिए, उसमें आपने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी क्या? तो इकोनॉमी को भी बेसिक रन करने के लिए एक एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। और अगर आपकी इनकम फॉल शॉर्ट ऑफ दैट, इट विल इंक्रीज व्हाट, इट विल इंक्रीज द डेफिसिट। सो हर समय जो सबसे ज्यादा तंग करेगा निर्मला सीतारमन को, वो होगा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा या इसका नंबर। दैट्स वेयर शी इज ऑलवेज टेस्टेड। Similarly, for RBI governor, what is the most important yardstick? It is the interest rate. तो आरबीआई गवर्नर को खराब कहने लग जाएंगे अगर उनके कार्यकाल में, उनके समय में, in his tenure, if interest rates are very high, so we will say this man has not been able to do his job proper. So similarly, if the fiscal deficit goes beyond 3%, 4%, 5%, we say that this finance minister does not know how to strike a balance between the expenditure and income. She is a bad person, bad as a finance minister. समझ में आया? तो इन लोगों को आपको ऐसे ऐसे करना है, और ये लोग अगर अपना काम ठीक से करते हैं तो बाकी चीजें सेटल होती हैं, चीजें सही होती हैं। Coming back to the same example, I'm saying fiscal deficit is not being controlled. If it is controlled, fine, we are fine. So when we read this article or in the budget, right? अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा जाएगा, एक फरवरी से पहले 30 जनवरी को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, she will talk about lot of things and she will also talk about fiscal deficit. Now this situation was very, एक टाइम ऐसा आया था, खास तौर से when there was this lockdown and corona, सब चीजें हुई थी, तो एक ऐसा समय आ गया था कि टैक्स तो ले नहीं रहे थे ना कॉर्पोरेट से ना इंडिविजुअल से। मैंने भी नहीं दिया था, मुझे भी 1-1.5 साल का वो मिला था, पीरियड मिला था कि आप बाद में दे सकते हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स पे कर सकते हैं, देयर इज नो पेनल्टी बिकॉज इकोनॉमी वाज शट डाउन। सो फॉर 1-1.5 साल सरकार का ये साइड तो हो गया खत्म, लेकिन एक्सपेंडिचर्स आर स्टिल स्टैंडिंग। इंस्टेड दे वर नॉट ओनली स्टैंडिंग, दे इंक्रीज्ड, क्योंकि फूड ग्रेन्स देना, गरीबों को रोटियां देना, और वो जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्टार्ट हुआ था जो अभी भी वापस नहीं लिया गया है। सो दैट वाज अ वेरी मतलब क्रिटिकल डिसीजन which was taken, which has to be appreciated by the then finance minister, that she took this call, that despite the fact that it is going to put her yardstick into a question mark, she still took this call, and she did not know when this corona is going to go. Will it going to last for 2 years, 3 years, 5 years, or never, right? So इस तरीके के टफ कॉल्स को लेना भी गवर्नमेंट को उस टाइप पे हम एनालिसिस कर रहे थे। Right now we are analyzing it in different perspective, right? So I'll just quickly wrap up on this fiscal deficit is, let us say by every means, for whatever reasons, this crosses to an unacceptable level. ये चला गया आपका 10%, 8%, 6%, जितना भी चला गया, खराब लेवल पे अगर चला गया तो क्या होगा? तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप खराब हो, आप खराब हो। अब इसको सही कैसे करें? अगर आप सही करने लायक होते तो जब ये 4% था, 4.5% था, 5% था, तभी कर लेते। लेकिन अगर ये इतना माउंटिंग फिगर आ गया है किसी भी रीजन की वजह से, बिकॉज आपका ये जो टैक्स और एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच हुआ है, जिसकी वजह से ये माउंटिंग सिचुएशन आ गई है, तो अब क्या करेंगे? देश को बंद कर देंगे कि हमारे तो बस की नहीं? What do you do in such a situation? आप सोचिए, एज एन इंडिविजुअल जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? बताइए, क्या करोगे? आपके खर्चे हैं, आपने बहुत गंदी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, कुछ नहीं हो रहा था आपसे, और आपकी इनकम रुक गई, फिर जीना बंद कर दोगे? व्हाट विल यू डू? मैम फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो उससे हमारे क्या करोगे? नेसेसिटीज पूरी हो सके। क्या करोगे? फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, प्लान। प्लान तो आप कर ही नहीं पाए,
अगर आप इस लायक होते तो जब ये 3 का 4 हुआ था तो आप उसे अब 10 को रोक लोगे तुम 4 को 5 होने से नहीं रोक पाए, 5 को 6 होने से नहीं रोक पाए, आपको लेना पड़ेगा लोन। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता ऐसी परिस्थिति में। बताओ क्यों? बैंक कब लोन देने में खुश होता है? जब किसी का क्रेडिट स्कोर खराब है और उससे मैं उसको लोन भी दूंगी और उससे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लूंगी। तो इकोनॉमी अगर इस बैड शेप में आ गई है, आपका डेफिसिट इस पोजीशन पे आ गया है, यू हैव नो चॉइस बट subject your country to high interest burden, and because you need to sustain yourself from World Bank and IMF. अब आप उनको अमीर बनाइए क्योंकि आपको रोटी खाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। दिस इज द ओनली चॉइस विच इज लेफ्ट फॉर यू टू गो इट, राइट? इसके बाद भी आगे कहानी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी हम यहाँ तक पहुंचे। तो पॉइंट ये क्या है कि जहां भी आप पकड़ रहे तो हम, वही बात है, इन्वेस्टर हर समय डरा रहता है ना कि ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ये। तो अगर इकोनॉमी डेट बर्डन में आ गई, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आर वेरी गुड, दे आर हैप्पी, right? So if this doesn't correct, what happens next? That's why in the beginning of this session I said that हमको ये समझना है कि ये this leads to this leads to this leads to what. But I'm sure we will not lead into a situation like this, but if at all we go there, so what is the next thing? Next thing is this. Now this is a very important part which I'll discuss when you have that bandwidth to absorb it, right? I'm stopping my discussion right now for you to absorb everything that we have covered. At the same time, मैं आपसे अब ये चाहती हूँ सारे के सारे अब अलर्ट हो जाओ, तुमको मैंने कहा था ना, it's now time for us to gear up. Articles related to tariffs, oil prices, devaluation, inflation, interest rates, investments, taxation, fiscal deficit, all of this. Now, this is conceptually, I have discussed with you, established some relationships. I want that all of you should now search and hunt for these articles, what's happening on tariff front, what's happening on oil front, ताकि जब आप class में physically प्रस्तुत हो, so we can have that kind of a discussion and see what could be the proper implications. So it should not be that I go home and research and bring all those. Everything is available on internet. Now make the best use of that. इतना आप कीजिए, जितना मैंने आपको बताया इतना समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो होता है जब हम वर्ल्ड बैंक की स्टोरी तक जाएंगे, that's the second part here, that requires a fresh mind and a fresh discussion only if you have done extensively on this, right? So I think for the day we are fine. Those who could not understand in first go, please go through the recording. You can write on the group अगर आपको कोई भी doubt है, कुछ भी है, I'm always there to respond there. Any question? We still have 2 minutes. आप बता सकते हैं। कौन है जो जिसको कुछ भी नहीं आया ये बता दो, जिसे कुछ नहीं पल्ले पड़ा। कौन है जिसके सर के ऊपर गया? ओके, देखो जरा। अच्छा, होलसेल WPI वर्सेस CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अर्पित, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, जब इन्फ्लेशन महंगाई को मेजर करते हैं तो कहते हैं कि भाई किस चीज के महंगे होने को महंगा कहेंगे? जो गुड्स होलसेल में लिए जाते हैं उनको महंगा कहना ठीक होगा, या जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं उनका महंगा होना? तो देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स that Central Statistical Organization creates and puts those goods into कि इनकी चीजें अगर हर 15 दिन में महंगी हो रही है इस बास्केट, तो हम कहेंगे WPI बढ़ रहा है। Whereas CPI के केस में जैसे कंजम्पशन की चीजें होती हैं, आटा, दाल, चावल, ये होलसेल पे तो होता नहीं है। सर्विसेज कभी आपने सुना है होलसेल में मिलती है? नहीं। तो WPI में सर्विसेज नहीं होते हैं, CPI में सर्विसेज भी होते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि WPI को तो हटा ही देना चाहिए। WPI does not give you a sense of the real pulse of the consumption pattern of the real consumers. So CPI includes services as well as goods.
सो अगर मैं स्कूल की फीस पे करती हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी की फीस पे करती हूँ, मैं डॉक्टर का बिल पे करती हूँ, तो होलसेल में ना आके उसका रिफ्लेक्शन सीपीआई में आता है. इनफैक्ट services are increasing much faster, especially in metros and cities, that CPI is a more realistic indicator of inflation. I hope, Arpita, I have answered your question. You have just half a minute. Anything else, or you can, Yes, ma'am. yeah, yeah. So please take care, all of you. What we have done today is just a beginning of creating an environment of your broadening your thought process in the direction. Please go through and pick up those articles which cover these keywords like tariffs, oil prices और ये सारी चीजें. इनको पढ़िए, समझिए, articles को discuss करने के लिए class में लेके आइए, and good luck. I'll close this. I have shared one previous recording. I'll share this one also. Okay, till then take care. मैम अटेंडेंस आपको शेयर करनी है? Yeah, अटेंडेंस attendance आपने note कर लिया होगा. That operational things I'm sure you are managing. जैसे हमारे दिन All right, then I'll close this recording now and save it and share with you all.